Welcome back to our law series on the Specific Relief Act 1877. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. Let's start. आज हम एक ऐसी सिचुएशन डिस्कस करेंगे जो रियल लाइफ में बहुत कॉमन है। अक्सर लोग जमीन या दुकान किराए यानी लीज पर लेते हैं, कागजात लिखे जाते हैं, साइन भी होते हैं, लेकिन उन्हें रजिस्टर करवाना भूल जाते हैं। फिर जब कोई पार्टी वादे से फिरती है तो मसला खड़ा हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 27A जो बताता है कि अनरजिस्टर्ड लीज होने के बावजूद आप अदालत से अपना हक कैसे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि लीगल टर्म्स कभी-कभी मुश्किल लगती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मैं इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और क्लियर अंदाज में समझाऊंगा। ये टॉपिक है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, खास तौर पर पार्ट परफॉर्मेंस के कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए पहले इसका बेसिक आइडिया समझते हैं। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? आमतौर पर जब कोई प्रॉपर्टी लंबे अरसे के लिए लीज पर दी जाती है, तो लॉ कहता है कि उसका रजिस्टर होना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर लीगल पेपर वर्क गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्लीट किया जाए। लेकिन कभी-कभी क्या होता है? अग्रीमेंट लिख लिया जाता है, लेकिन रजिस्टर नहीं होता, और फिर भी एक पार्टी प्रॉपर्टी पर कब्जा ले लेती है, पैसे दे देती है या बिजनेस शुरू कर देती है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है? यहीं पर सेक्शन 27A का रोल शुरू होता है। यह सेक्शन तीन चीजों के दरमियान ब्रिज का काम करता है। एक, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो अग्रीमेंट पार्टीज ने की। दो, प्रॉपर्टी लॉ जो जमीन या बिल्डिंग इन्वॉल्व है। तीन, रजिस्ट्रेशन लॉ जो लीगल फॉर्मेलिटी है। एग्जाम्पल, अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सोचिए, मैं शॉप का मालिक हूं, आप टेनेंट हैं। हम अग्री करते हैं कि आप मेरी शॉप 10 साल के लिए लीज पर लेंगे। क्या होता है? हम अग्रीमेंट लिखते और साइन करते हैं, लेकिन उसे रजिस्टर नहीं करवाते। आप शॉप का पोजेशन ले लेते हैं, शॉप पेंट करवाते हैं, अपना टी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, मुझे एडवांस पेमेंट भी दे देते हैं। अब कुछ अरसे बाद मुझे कोई और बंदा मिलता है जो ज्यादा रेंट ऑफर करता है। मैं आपसे कहता हूं, अग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए वैलिड नहीं, शॉप खाली कर दो। ये बिल्कुल गलत और डिसऑनेस्ट एक्ट है। सेक्शन 27A क्या कहता है? सेक्शन 27A कहता है कि इतना आसान नहीं है। अगर अग्रीमेंट लिखी हुई हो, आपने पोजेशन ले ली हो, आपने अपना हिस्सा परफॉर्म कर दिया हो, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से मालिक आपको नहीं निकाल सकता। आप कोर्ट जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोर्ट मालिक को मजबूर कर सकती है कि वो लीज कंप्लीट करे और रजिस्ट्रेशन करवाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी अग्रीमेंट पर अमल कर लिया है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 27A का फायदा लेने के लिए तीन कंडीशंस का होना जरूरी है। एक, रिटन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट लिखी हुई होनी चाहिए और पार्टीज के साइन होने चाहिए। दो, पोजेशन, जो पार्टी रिलीफ मांग रही है उसने प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया हो। तीन, रेडी एंड विलिंग, उस पार्टी को यह प्रूव करना होता है कि वो बाकी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार है, जैसे रेंट देना या लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर ये तीन चीजें प्रेजेंट हों तो कोर्ट रिलीफ दे सकती है। ये टॉपिक एग्जाम्स में क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सेक्शन एक प्रोटेक्टिव शील्ड है उन लोगों के लिए जो ऑनेस्ट इंटेंशन से डील करते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से फंस जाते हैं। लॉ ये अलाउ नहीं करता कि कोई पार्टी रजिस्ट्रेशन का बहाना बनाकर दूसरी पार्टी के साथ नाइंसाफी करे। द कोर आइडिया, रजिस्ट्रेशन वर्सेस एक्शन। ऑल राइट एस्पिरेंट्स, अब हम बात करेंगे सेक्शन 27A के कोर आइडिया की, यानी इस सेक्शन की असली रूह क्या है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इवन इफ। लॉ का एक जनरल रूल है कि अगर आपने कोई लीज एग्रीमेंट किया है, खास तौर पर लंबे अरसे के लिए, तो उसका रजिस्टर होना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कोर्ट उसे नहीं मानती, लेकिन सेक्शन 27A यहां एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन देता है।
इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी से लीज का मुआहिदा किया यानी कॉन्ट्रैक्ट, मगर किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी, लेकिन आपने पार्ट परफॉर्मेंस कर दी है, तो आप कोर्ट जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कर सकते हैं। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में, मान लीजिए आपने किराए पर घर लिया, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन लैंडलॉर्ड ने आपको चाबी यानी पोजेशन दे दी और आप वहां शिफ्ट हो गए। या फिर आपने लैंडलॉर्ड को एडवांस मनी पे कर दी। अब अगर लैंडलॉर्ड मुकर जाए कि जी डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर नहीं है, लिहाजा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो लॉ आपको बचाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अग्रीमेंट पर अमल करना शुरू कर दिया था। सेक्शन 27A एक बहुत क्रूशल एक्सेप्शन है उस जनरल रूल की जो कहती है कि लीजेस का रजिस्टर होना लाजमी है। ये सेक्शन एक रेमेडी फराहम करता है उन सिचुएशंस में जहां कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन रह गई हो, लेकिन दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू कर दिया हो। कोर्ट कहती है कि हम सिर्फ एक टेक्निकल गलती की वजह से किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इस डिस्कशन की क्विक समरी है: रूल, लीज मस्ट बी रजिस्टर्ड। एक्सेप्शन 27A, अगर रजिस्टर नहीं भी है मगर पार्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है। पर्पस, टेक्निकल गलती की वजह से किसी का हक ना मारा जाए। क्लियर है यहां तक? Essential conditions for Section 27A। डियर एस्पिरेंट्स, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 27A की इसेंशियल कंडीशंस के बारे में। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सेक्शन 27A अप्लाई हो, तो उसके लिए 3 ऐसी शर्तें हैं जो हर हाल में पूरी होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी मिस हुई, तो सेक्शन 27A का फायदा नहीं मिलेगा। चलें, एक-एक करके देखते हैं। 1. लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात तो ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज के लिए होना चाहिए। मतलब कोई जमीन, घर या दुकान, ऐसी चीज जो मूव नहीं कर सकती। अगर आपने सिर्फ किसी मूवेबल चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये सेक्शन वहां काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टी स्टेशनरी होनी चाहिए। 2. मेड इन राइटिंग। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जबानी यानी ओरल नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि बातों बातों में डील पक्की हो गई, लेकिन सेक्शन 27A कहता है कि जी नहीं, मुझे लिखित में चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का रिटन होना जरूरी है ताकि कल को कोई अपनी बात से मुकर ना सके। 3. साइंड बाय द पार्टीज। तीसरी और आखिरी कंडीशन, सिर्फ लिख लेना काफी नहीं है, उस पर सिग्नेचर्स होना भी लाजमी है। दोनों पार्टीज यानी लेने वाला और देने वाला, या फिर उनके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी उनके वकील या एजेंट्स के साइन उस पर होने चाहिए। जब तक साइन नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट लीगल सेंस में वैलिड नहीं माना जाएगा। इस डिस्कशन की क्विक समरी है: पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज के लिए हो, वो रिटन हो और लास्ट में उस पर साइंस हो। अगर ये चारों टिक्स लग गए तो समझ लीजिए आपका रास्ता साफ है। द रजिस्ट्रेशन इशू एंड सेक्शन 17। चलें, अब अगले पॉइंट पर आते हैं, जो इस पूरे सेक्शन का क्रक्स है, यानी असली निचोड़ है। हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन इशू की। अक्सर स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज होते हैं, तो तवज्जो से सुनिए। द कोर प्रॉब्लम, रजिस्ट्रेशन का मसला। सेक्शन 27A असलियत में एक बहुत बड़े मसले का हल निकालता है। मसला क्या है? लीगली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लॉ के मुताबिक रजिस्टर करवाना लाजमी होता है। रेफरेंस, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 साफ कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लीजेस को रजिस्टर करवाना जरूरी है। लेकिन मसला तब होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर ना किया गया हो। लॉ की नज़र में ये एक मेजर डिफेक्ट यानी बहुत बड़ी गलती है। द रेमेडी यानी हल। अब आप सोचेंगे कि अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट तो बेकार हो गया। नहीं, सेक्शन 27A यहीं पर एंट्री मारता है। यह कहता है कि इस बड़े डिफेक्ट के बावजूद एक पार्टी दूसरी पार्टी पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकती है, बशर्ते कि वहां पार्ट परफॉर्मेंस मौजूद हो। कॉमन मिस्टेक, एक बड़ी गलतफहमी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर लीज अनरजिस्टर्ड है तो वो बिल्कुल बेफायदा या यूजलेस है। कभी ये मत सोचना। सेक्शन 27A आपको एक रास्ता देता है। अगर आपने अपना काम कर दिया है तो अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद आप अदालत जा सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर पेपर रजिस्टर नहीं भी हुआ लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपना कुछ काम पूरा कर दिया है, तो सेक्शन 27A आपका सहारा बनेगा और आप अपना हक मांग सकते हैं। क्लियर है यहां तक?
पार्ट परफॉर्मेंस बाय द लेसोर। चले अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में। अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स में मसला तब आता है जब एक पार्टी अपना वादा पूरा कर देती है लेकिन दूसरी पार्टी पीछे हट जाती है। यहां हम डिस्कस कर रहे हैं पाथ नंबर 1, व्हेन द लेसोर यानी लैंडलॉर्ड सूज। द सिनेरियो, लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट। इमेजिन करें एक सिचुएशन, आप एक लेसोर है यानी लैंडलॉर्ड और आपने किसी के साथ रेंटल अग्रीमेंट साइन किया है। अब लॉ के मुताबिक आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट कब जा सकते हैं? इसके लिए कुछ स्टेप्स जरूरी हैं। से पहले स्टेप 1, आपने अपना डिलीवरिंग वादा पोजेशन। पूरा किया हो, इसे कहते हैं पार्ट परफॉर्मेंस। आपने प्रॉपर्टी की चाबियां यानी कीज टेनेंट को पकड़ा दी हैं और उसे घर या शॉप का कब्जा दे दिया है। लुक एट द इलस्ट्रेशन। लेसर ने पोजेशन डिलीवर कर दी है। स्टेप 2, द लेसी फेल्स यानी टेनेंट की गलती। अब बॉल दूसरी पार्टी के कोर्ट में है। लेसी यानी टेनेंट ने जगह तो ले ली, लेकिन अब वो अपना काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, वो अग्रीड रेंट पे नहीं कर रहा या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा। स्टेप 3, टेकिंग इट टू कोर्ट। यहां पर लेसर के पास लीगल राइट आ जाता है। आप कोर्ट जाकर कह सकते हैं, सर मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, घर इनके हवाले कर दिया, अब इन्हें कहें कि ये भी अपना वादा पूरा करें और पेमेंट करें। सिंपल अल्फाज में, अगर आपने अपना काम कर दिया है यानी डिलीवर्ड पोजेशन, लेकिन टेनेंट ने पैसे नहीं दिए यानी फेल्ड टू पे रेंट, तो आप कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। कोर्ट फिर टेनेंट को फोर्स करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। कोई सवाल यहां तक? अगर ये क्लियर है तो क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको इसका दूसरा रास्ता समझाऊं, यानी व्हेन द लेसी शूज? जब टेनेंट लैंडलॉर्ड पर केस करता है, वो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। पार्ट परफॉर्मेंस बाय द लेसी। पहले हमने देखा था कि लैंडलॉर्ड कब केस कर सकता है। अब हम देखते हैं पाथ नंबर 2, व्हेन द लेसी यानी टेनेंट सूज। ये सिनारियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब टेनेंट यानी किराएदार कोर्ट जा रहा है। चलें इसके पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, पोजेशन एंड कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहली शर्त यह है कि लेसी के पास प्रॉपर्टी का कब्जा हो। या तो उसने कॉन्ट्रैक्ट के बाद पोजेशन ले ली हो, या फिर वो पहले से ही वहां रह रहा हो और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वहां रहना कंटिन्यू रखा हो। स्टेप 2, एक्ट इन फर्दरेंस यानी पार्ट परफॉर्मेंस। सिर्फ रहना काफी नहीं है, लेसी ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठाया हो। इसे हम लेसी की पार्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल ये है कि उसने रेगुलरली रेंट पे किया हो। देखें कैलेंडर वाली पिक्चर, ये शो कर रही है कि वक्त पर पेमेंट्स हो रही हैं। स्टेप 3, द ब्रीच यानी लेसर की गलती। अब यहां मसला लेसर यानी लैंडलॉर्ड की तरफ से आता है। लैंडलॉर्ड अपना वादा पूरा करने से इनकार कर देता है, यानी रिफ्यूजेस टू ऑनर अ टर्म। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 3 साल तक निकाला नहीं जाएगा, लेकिन लैंडलॉर्ड बेवजह निकालने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल बात यह है कि अगर आप एक टेनेंट हैं, आपने घर का कब्जा ले लिया है और आप मंथली रेंट भी टाइम पर दे रहे हैं, तो आपने अपना हिस्सा पूरा कर दिया है। अगर अब लैंडलॉर्ड बीच में मुकर जाता है, तो आप कोर्ट जाकर उस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कर सकते हैं कि सर मैं अपना काम कर रहा हूं, अब इन्हें भी कहें कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स फॉलो करें। उम्मीद है दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, द लीज एक्सटेंशन। डियर एस्पिरेंट्स, अब इस सिनारियो को देखते हैं जहां लेसी यानी किराएदार कोर्ट जाता है अपने हक के लिए। इस एग्जाम्पल को गौर से समझें क्योंकि ये रियल लाइफ लीगल सिचुएशंस में बहुत काम आती है। सिनारियो क्या है? मान चलें कि एक लेसर और लेसी के दरमियान 1 साल का लीज एग्रीमेंट होता है। डॉक्यूमेंट रिटन है और उसमें साफ लिखा है कि 1 साल खत्म होने के बाद इस लीज को एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन यहां एक टेक्निकल ट्विस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट साइन तो हो गया, मगर रजिस्टर नहीं हुआ। नॉर्मल हालात में बिना रजिस्ट्रेशन के लीज की लीगल वैल्यू कम होती है, लेकिन यहां पार्ट परफॉर्मेंस का रूल अप्लाई होगा। पार्ट परफॉर्मेंस बाय लेसी। अब देखिए, लेसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। उसने प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया, वहां रहा और पूरा साल फेथफुली रेंट पे किया। यहां में आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन से लेकर ईयर एंड तक पेमेंट्स रेगुलरली हो रही हैं। लेसी ने अपना वादा निभाया। द ब्रीच यानी धोखा। अब मसला तब शुरू होता है जब 1 साल गुजर जाता है। लैंडलॉर्ड मालिक अचानक बदल जाता है और एक्सटेंशन देने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं देनी। क्या लेसी निकाल दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि लेसी ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, यानी रेंट देकर और वहां रहकर, इसलिए लॉ उसे प्रोटेक्ट करेगा।
लेसी कोर्ट जाकर लेसर को सू कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि सर मैं अपना काम कर रहा हूं, अब इन्हें भी कहें कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स फॉलो करें। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपने अपना काम ईमानदारी से पूरा किया है तो रजिस्ट्रेशन की छोटी मोटी टेक्निकलिटी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। द प्रोविजो, प्रोटेक्टिंग द इनोसेंट बायर। डियर एस्पिरेंट्स, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसे लॉ में द प्रोविजो कहते हैं। इसे आप एक क्रिटिकल एक्सेप्शन समझें, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पिछले सारे रूल्स बदल सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पर पार्ट परफॉर्मेंस कर दी तो उसे प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, दी एक्सेप्शन। मगर कौन बचेगा? लॉ कहता है कि यह सेक्शन एक खास किस्म की थर्ड पार्टी के राइट्स को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। वो कौन है? उसे हम कहते हैं ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। सिंपल अल्फाज में, एक ऐसा बंदा जिसने प्रॉपर्टी पैसे देकर खरीदी हो, तोहफे में ना ली हो। द नो नोटिस रूल। सबसे जरूरी बात यह है कि उस खरीदार को नो नोटिस होना चाहिए, यानी उसे बिल्कुल पता ना हो कि इस प्रॉपर्टी का पहले से कोई अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है या कोई वहां पार्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। बोनाफाइड परचेजर। आपकी स्क्रीन पर एक मेमोरी ट्रिक लिखी है, BFP। इसका मतलब है बोनाफाइड परचेजर। लॉ हमेशा इनोसेंट बायर की साइड लेता है। कंक्लूजन। फर्ज करें एक ओनर ने लेसी के साथ फ्रॉड किया और प्रॉपर्टी किसी तीसरे बंदे को बेच दी। अगर उस नए खरीदार ने पूरा पैसा अदा किया और उसे पुराने मसले का इल्म नहीं था, तो उसके राइट्स लेसी या लेसर के क्लेम से ज्यादा ताकतवर होंगे, यानी वो ओवरराइड कर जाएंगे। लॉ कहता है कि मासूम खरीदार का नुकसान नहीं होना चाहिए। All right, aspirants, today we are going to simplify a very important concept, Section 27A of the Specific Relief Act. अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब बात आती है अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन ये फ्लो चार्ट आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। 1. द स्टार्टिंग पॉइंट, अनरजिस्टर्ड लीज। सबसे पहले टॉप बॉक्स देखें। सिनारियो ये है कि एक लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो रिटन भी है और साइंड भी है, लेकिन उसे रजिस्टर नहीं करवाया गया। नॉर्मली लॉ कहता है कि अगर रजिस्टर नहीं है तो डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं, राइट? लेकिन सेक्शन 27A यहां एक रिलीफ देता है। 2. द टेस्ट, पार्ट परफॉर्मेंस। अब हमने देखना है, हैज पार्ट परफॉर्मेंस अकर्ड? क्या दोनों पार्टीज में से किसी ने अपना काम शुरू किया? यहां दो रास्ते निकलते हैं। केस ए, बाय लेसर यानी ओनर। अगर मालिक ने पोजेशन डिलीवर कर दी है, यानी चाबी लेसी के हाथ में दे दी है, और बाद में लेसी डिफॉल्ट करता है, तो लेसर कैन सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो कोर्ट जाकर कह सकता है कि भाई मैंने तो जगह दे दी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। केस बी, बाय लेसी यानी टेनेंट। अगर लेसी ने पोजेशन ले ली है और एक्ट्स इन फर्दरेंस किया है, यानी शायद वहां कोई फर्नीचर लगवा लिया या काम शुरू कर दिया और अब लेसर मना कर रहा है, तो लेसी सू कर सकता है। द बिग एक्सेप्शन, द रेड बॉक्स। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। रेड बॉक्स देखें, द एक्सेप्शन। फर्ज करें जिस प्रॉपर्टी की लीज की बात हो रही थी, ओनर ने वो प्रॉपर्टी किसी तीसरे बंदे को बेच दी। अगर उस नए खरीदार ने पूरा पैसा अदा किया और उसे पुराने मसले का इल्म नहीं था, तो उसके राइट्स लेसी या लेसर के क्लेम से ज्यादा ताकतवर होंगे, यानी वो ओवरराइड कर जाएंगे। ट्रांसफरीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड। फिर आप उस नए बंदे के खिलाफ केस नहीं कर सकते। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां फेल हो जाएगा। इस डिस्कशन की समरी, सिंपल सी बात है, अगर रिटन लीज है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई पर काम शुरू हो गया है, यानी पार्ट परफॉर्मेंस हो गई है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर बीच में कोई इनोसेंट थर्ड पार्टी आ गई जिसे कुछ पता नहीं था, तो आपका हक खत्म। क्लियर? कोई सवाल इस पॉइंट पर? तो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद है कि पार्ट परफॉर्मेंस का ये कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ये एग्जाम्स के लिए निहायत अहम टॉपिक है। अगर आपको एक्ट इन फर्दरेंस या बोनाफाइड परचेजर की मजीद एग्जाम्पल्स चाहिए तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।